At least one person was killed and several others were injured in violent protests that have escalated against the government. तो जम्मू कश्मीर का जब ज़िक्र आता है, पाकिस्तान साइड ऑफ कश्मीर का जब ज़िक्र आता है, तो एक चीज़ तो आप टेलीविज़न पर देख लेते होंगे। वो क्या है? वो उसकी खूबसूरती है, वो उसके दरिया हैं, वो उसके पहाड़ हैं, वो उसके जंगलात हैं और वो उसकी वादियाँ हैं। नीलम वैली के किनारे पर मौजूद जो खूबसूरत गांव हैं, उन पर बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती हैं, ट्रैवल व्लॉग्स बनते हैं। लेकिन एक चीज़ जो नज़र नहीं आती, वो वहाँ के लोग होते हैं अक्सर। उसकी वजह यह है कि हमारी अप्रोच हमेशा से टूरिज़म को लेकर भी यही रहती है, और वी हैव अ स्पेसिफ़िक वे टू लुक एट सर्टन कम्युनिटीज़। जिस तरह जब हम ट्राइबल एरियाज़ की बात करें तो हमें दिमाग में ये तस्वीर आती है कि वहाँ सारे बंदूकें उठा के फिर रहे होंगे, हर कोई एक दूसरे की जान लेना चाहता है। गिलगित का जब हम जिक्र करते हैं तो हमें लगता है कि वहाँ तो सब सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उससे बेहतरीन कोई दुनिया में सोसाइटी हो नहीं सकती। उसकी वजह है कि वहाँ तो इतनी खूबसूरती है, तो हुकूक किसको चाहिए होंगे। और कश्मीर के हवाले से भी यही परसेप्शन है कि जब हम यहाँ से वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, एक्सप्लोरेशन के लिए जाते हैं, तो वो तो इलाका ही उनका है। उनके लिए क्या ही मसाइल वहाँ पे हो सकते हैं, उन्हें क्या ही चाहिए होगा। वो तो सादे लोग हैं, रोटी या गंदम बिजली वगैरह की तो उनको कोई ख़ास ज़रूरत दरपेश नहीं होगी। लेकिन हक़ाइक़ जो हैं वो इसके बरक्स हैं। और ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की टेलीविज़न स्क्रीन से, इवन सोशल मीडिया डिस्कोर्स से, अपार्ट फ्राम द कश्मीरी पीपल दमसेल्व्स पोस्टिंग अबाउट इट, ये चीज़ बिल्कुल गायब है कि पिछले 3 से 4 दिन से कश्मीर में हालात नहायत ख़राब हैं। और उसकी वजह क्या है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, मुतालिबात क्या हैं, हुकूमत का रिस्पांस क्या है, AJ हुकूमत का रिस्पांस क्या है, और इसके सलूशंस क्या हैं, इन सब पर ज़रा बात करते हैं। तो पहले आपको टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स बता दूं। नवंबर 2023 में भी एक बड़ा एहतजाज हुआ बहुत से इलाकों में। इसी तरह 2024 मई में जो एहतजाज हुआ वो तो ख़ासा वायलेंट भी हो गया। चपकलिश झड़पें होना शुरू हो गई, उसमें पथराव किए गए दोनों तरफ से। जो स्टेट अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से भी, हुकूमती मशीनरी की तरफ से भी ताकत का इस्तेमाल हुआ, और प्रोटेस्टर्स की तरफ से भी रेजिस्ट किया गया, सवियरली रेजिस्ट किया गया। और उस वक्त मसला क्या था? मसला था गंदम का, मसला था बिजली का, मसला था पानी का। और उस वक्त की अगर मैं बात करूं, 2024 में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने $83 मिलियन देकर, यानी कि वफाक ने $83 मिलियन देकर जो कीमतें हैं गंदम की और बिजली की, उसको कम करने के लिए सब्सिडी देने का ऐलान किया। तो फिर एहतजाज और धरने ख़त्म हुए। उसकी वजह है कि AJ में जब भी प्रोटेस्ट होती है तो वो किसी लीडर को अडियाला से छुड़ाने के लिए नहीं होती। शायद हम कह सकते हैं कि वहाँ कॉन्शियसनेस थोड़ी बेहतर है। उसकी वजह यह है कि वहाँ सिर्फ हुकूक पर मबनी मार्चेस दिखाई देंगी आपको। किसी लीडर की प्यार मोहब्बत में मरने वाले और अपने आप को आग लगाने वाले, जो ये कोई चप्पल लेके फिर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई प्लस्तर लेके फिर रहा है और कह रहा है कि ये मैं तबर्रुक के तौर पे जेल से लेकर जा रहा हूँ, तो ये मेंटालिटी वहाँ पे कल्ट मेंटालिटी आपको दिखाई नहीं देगी, बल्कि वहाँ पर आवाम नज़र आएंगे आपको। तो इस मरतबा जनाब क्या हुआ कि एहतजाज करना पड़ा, और 38 पॉइंट्स, 38 नकाती एजेंडा क्या है जम्मू कश्मीर जो अवामी एक्शन कमेटी है उसका, ज़रा इस पर बात करते हैं। तो जनाब होता ये है कि 9 सितंबर को AJ के हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन आती है। उस पटिशन के तहत ये कहा जाता है कि ये जो एहतजाज करती है ना अवामी एक्शन कमेटी, ये लॉकडाउन कर देते हैं, रास्ते बंद करते हैं, ब्लॉकेड कर देते हैं, शहरियों का जो आमदो रफ्त का एक राइट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, वो उनसे छीन लेते हैं। फिर इसमें पटिशन में ये भी कहा गया 2023-24 में भी अवामी एक्शन कमेटी ने यही हरकत की, तो इसीलिए आप इनको रोकें। और कहा गया कि आर्टिकल 4 जो है AJ के इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उसकी वायलेशन करते हैं। तो जनाब समात आगे बढ़ी, और इसके साथ साथ ये हुआ कि वफाकी हुकूमत तक भी ख़बरें पहुँचना शुरू हो गई कि एहतजाज का मूड बन रहा है, और AJ के हुकूमत के पास भी ख़बरें पहुंचना शुरू हो गई। तो ये जो चार्टर था डिमांड्स का, ये क्या था, पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर बताऊं कि हालात इस नहज तक कैसे पहुंचे कि एक कैजुअल्टी भी रिपोर्ट की जा रही है, यानी कि एक शख्स की जान चली गई एहतजाज में। कुछ पुलिस वाले भी ज़ख्मी हो गए, अवामी एक्शन कमेटी के कुछ लोग भी ज़ख्मी हो गए। इस नहज तक बातें कैसे पहुँची, इससे पहले ये कि वो मांग क्या रहे हैं, ज़रा ये सुन लें। 38 नकाती एजेंडा है
जिसमें अगर एक एक को एक्सप्लेन करूँगा वक्त बहुत चला जाएगा आपका, लेकिन अगर मैं चीदा बातें उसकी करूँ तो वो क्या हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो मांग रहे हैं वो ये है कि अब एलीट प्रिविलेज ख़त्म करो, यानी कि ये जो बड़े बड़े डालों की बारातें आती हैं एजे के हुकूमत के मिनिस्टरों की, इनके ऊपर जो पैसे लगते हैं वो गरीब के बच्चे पे लगने चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ वीआईपी कल्चर की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि ये वीवीआईपी कल्चर जो वहाँ पर प्रैक्टिस होता है कि सड़कें बंद कर दो, ये साहब गुज़र रहे हैं, वो साहब गुज़र रहे हैं, और सारी ये उस हुकूमत का हिस्सा हैं जो कि लोगों के लिए होनी चाहिए, लेकिन ये फ़ॉरेन टूर्स मार रहे हैं फैमिलियों को लेके वहाँ के मिनिस्टर सारे। तो बेसिक जो डिफरेंस है इस बार वो क्या है, पहले वफाक के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ करता था, इस मरतबा इस एहतजाज का जो निशाना है ना वो शायद वफाक हो, लेकिन वो बहुत एंड पे आता है। नंबर 1 जो टारगेट था इस बार वो आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत, उसकी असम्बली के रिफॉर्म्स थे। तो फिर वो ये कहते हैं कि डबल टैक्सेशन सिस्टम को ख़त्म किया जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, उन लोगों की जिन पर करप्शन चार्जेस हैं उनका एहतसाब किया जाए, मुकदमात चलें उनके ऊपर। सब्सिडी और इलेक्ट्रिसिटी और हेल्थ केयर की दोबारा बात की गई, इसमें क्वालिटी एजुकेशन की डिमांड है, एम्प्लॉयमेंट की डिमांड है, फेयर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड है कि आबी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए, और साथ साथ ये है कि जो लैंड ग्रैब एलीट कर लेती है उसको रोका जाए, और वुमेन एम्पावरमेंट की भी डिमांड इसमें शामिल है। ठीक है, मिनिमम वेज इन्फोर्समेंट की डिमांड भी शामिल है। ज़रा सुनते जाइए, आपने कंपेयर करना है कि पाकिस्तान से उठने वाली कोई नून लीग, कोई पीपल्स पार्टी, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनकलाबी ग्रुप, इन सारों में से किसी एक का एजेंडा इसके करीब भी हुआ तो मुझे बताइएगा ज़रूर आप। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, लैंड ग्रैब की, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, रोड नेटवर्क को रिपेयर करने की बात हो रही है, और डैम अफेक्टेड पीपल को कंपनसेशन फेयरली देने की बात हुई। तो ये 38 नकात हैं। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट, इससे भी इम्पॉर्टेंट नुक्ता है वो कौन सा है जनाब, वो ये है कि आपको मालूम है कि लेजिस्लेटिव असम्बली में 53 सीट्स होती हैं, 53। एजेके की असम्बली की 53 सीट्स में से 12 सीटें कौन सी हैं जो कि रिज़र्व्ड और मखसूस नशिस्तें हैं, रिज़र्व्ड सीट हैं। किसके लिए? जो रेफ्यूजीज़ हिंदुस्तान से आए थे, जो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए थे, उनके लिए 12 सीटें असम्बली में मुख्तस कर रखी हैं। ये रेफ्यूजीज़ कौन से थे? जो 1947 में आए और 1965 की जंग के बाद आए, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया था जिब्राल्टर, और वहाँ बहुत ज़्यादा झड़प हुई थी, उसके बाद बहुत से लोगों को इस तरफ आना पड़ा। तो उसके लिए पाकिस्तान ने अपना एक हिस्टोरिक सिंबलिज़म रखने के लिए, उन लोगों को ऑनर देने के लिए ये 12 सीटें रखी थी। अब अवामी एक्शन कमेटी के लोग क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि 53 सीटों की असम्बली का 12% का मतलब तकरीबन ये है कि 25%, 30%। तो 25-30% पे मैनिपुलेशन हो जाती है, वोट बिक जाते हैं, सीटें बिक जाती हैं, और उससे ही हुकूमतों का ढांचा ही तब्दील हो जाता है, चेहरा ही तब्दील हो जाता है। इसीलिए ये 12 सीट्स आप ख़त्म करें। इस डिमांड पर डेडलॉक हुआ, और वो कैसे हुआ मैं अब उस तरफ आता हूँ। तो होता इस तरह से है कि 21 सितंबर को वफाक ये कहता है कि जो रिटन इन्विटेशन है वो प्रेजेंट किया जाए डायलॉग से पहले। तो अब वो इन्विटेशन तैयार क्या करना था, एजे के हुकूमत की तरफ से ही अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर गद्दारी के इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए। वफाक ने नहीं लगाए, वफाक बात करना चाह रहा था अवामी एक्शन कमेटी से, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बात करना चाह रही थी। आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत क्या कहती है कि ये तो हिंदुस्तान की फ़ंडिंग पे चल रहे हैं सारे, अवामी एक्शन कमेटी पे इल्ज़ाम लगाती है खुलेआम। तो इन तमाम इल्ज़ामात के ऊपर ये प्रोसेस स्टॉल होता है। 23 सितंबर को शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम पीसफुली रिज़ॉल्व करना चाहते हैं अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत का इस पर नैरेटिव है उसमें हम मीडिएशन करवाएंगे। तो इसी के लिए अमीर मुकाम को, जो कि कश्मीर और गिलगित अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, और तारिक फ़ज़ल चौधरी को, यानी कि 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स को शहबाज शरीफ साहब भेजते हैं मुज़फ़्फ़राबाद कि आप जाएँ और मुज़ाकरात करें। तो जनाब इसके बाद में मीरपुर और मुज़फ़्फ़राबाद और पूंछ डिवीज़न जो है अवामी एक्शन कमेटी की, वो भी मुज़ाकरात में शरीक होती है। अमीर मुकाम साहब भी मौजूद होते हैं, तारिक फ़ज़ल साहब भी मौजूद होते हैं, और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पर मौजूद होते हैं, नुमाइंदगान मौजूद होते हैं। अब ये सारी नेगोशिएशन चलती है, 13 घंटे मुज़ाकरात होते हैं। वो कहते हैं हम सारी बातें मान लेंगे सिवाय 2 के। नंबर 1 बात कौन सी थी जो नहीं माननी? वो ये थी कि एलीट प्रिविलेज जो ख़त्म करने की बात कर रहे हो, यानी कि ये जो मिनिस्टरों के प्रोटोकॉल्स के ऊपर
एक्सपेंडिचर होता है और जो इनके ऑफिस को मेंटेन करने का एक्सपेंडिचर है, ये रिवोक नहीं हो सकता। और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ये भी कहा गया कि जो 12 रिज़र्व्ड सीट्स हैं रेफ्यूजीज़ की, ये ख़त्म नहीं हो सकती। इन दो चीज़ों पर अवामी एक्शन कमेटी ने कहा नो कॉम्प्रोमाइज़, वॉकआउट करके डेडलॉक बरकरार रहा, नेगोशिएशन फ़ेल हो गई। इसी असना में आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने वफाक से रब्ता किया और उन्हें कहा कि हमें यहाँ पर फोर्सेस चाहिए, यानी कि सिक्योरिटी एहलकार, पुलिस एहलकार चाहिए। इस्लामाबाद पुलिस से 1000 बंदे मांगे गए और ओवरऑल रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 4 से 5,000 वहाँ पर सिक्योरिटी एहलकार मंगवाए गए, जिसमें FC की भी 167 प्लेटून्स थी, ये कहा गया। तो साथ साथ ये कि DIG, सीनियर DIGs और SSP लेवल के ऑफिसर्स भी यहाँ पर पहुँचे, क्योंकि एंटिसिपेट ये कर रही थी आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के बहुत बड़े एहतजाज होने वाले हैं, इनको रोकने के लिए हमें अपना अपरेटस फुली वहाँ पर चाहिए। तो मुज़ाकरात फ़ेल हो रहे थे एक तरफ से, और दूसरी तरफ नफरी मंगवाई जा रही थी। इसी असना में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कोर्ट की रूलिंग थी वो भी आ गई। 25 सितंबर को आज़ाद जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने क्या रूल किया, उन्होंने ये कहा कि सिटीजन्स कैन नॉट बी बार्ड फ्रॉम होल्डिंग पीसफुल प्रोटेस्ट, कि अगर ये पटिशनर, क्योंकि दरख्वास्तें गई हुई थी कि अवामी एक्शन कमेटी को रोका जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने यह फ़ैसला सुना दिया कि पुरअमन मुज़ाहिरीन को रोका नहीं जा सकता, ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है और ना ही इनके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल हो सकता है। और इस फ़ैसले में ये भी लिखा गया कि रियासत माँ की तरह होती है, और साथ साथ ये कि उसको यहाँ पर रहने वाले शहरियों के हकूक़ का ख़याल करने के लिए उनको इस हकूक़ की डिमांड करने देना, अलाउ करना, ये राइट है हर सिटीज़न का। तो इसीलिए ये फ़ैसला भी आ गया जिसने ये कहा कि अवामी एक्शन कमेटी का जो प्रोटेस्ट है उसको रोकना अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, इसीलिए ताकत का इस्तेमाल नहीं हो सकता। और साथ साथ 29 सितंबर को शटर डाउन हड़ताल की कॉल और पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन की कॉल दे दी अवामी एक्शन कमेटी ने, जिस पे बड़ी तनकीद भी की गई। ये कहा गया कि इससे पहले भी आपने जब एहतजाज किए तो हमने बिजली सस्ती की आपके लिए, गंदम सस्ती की, आपके मुतालबात माने, उसके बावजूद आप यहाँ कारोबार को क्यों रोकते हैं, आप नुकसान पहुँचाते हैं टूरिज़म को। चूँकि ये बताया गया कि 48% डिक्लाइन हुआ टूरिज़म में, सयाहत में इस एक साल के अंदर आज़ाद जम्मू कश्मीर में। और ये भी बताया गया कि इन्वेस्टमेंट्स भी वहाँ पर लोगों ने कम की। 167 बिलियन रुपीस का नुकसान तो एहतजाज की वजह से हो गया आज़ाद जम्मू कश्मीर को। अब इस पर आपने जज करना है कि ये आर्ग्यूमेंट ठीक है या नहीं ठीक। मैं सिर्फ ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, चूँकि ये कहा जाता है कि ये एहतजाज जो है ये नुकसान पहुँचाता है बिज़नेस को, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ ये है कि जब तक ये रिफॉर्म्स यहाँ पर नहीं होंगे, पॉलिटिकल प्रोसेस वापस नहीं आएगा, तब तक तमाम किस्म के जो फ़ायदे शॉर्ट टर्म हैं वो यहाँ पे खुशहाली नहीं ला सकते। तो साथ साथ 29 तारीख को हड़ताल की कॉल दी गई थी, और साथ साथ 28 सितंबर को शहबाज शरीफ साहब चूँकि जनरल असम्बली के इजलास की गर्ज से बाहर मौजूद थे, उन्होंने कहा मैं 2 दिन में वापस आ रहा हूँ, अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को बुला कर मैं उनसे बातचीत कर लूँगा, अभी एहतजाज की कॉल को वापस ले लें। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी ने उनकी बात नहीं सुनी। वजह क्या है? ट्रस्ट डेफिसिट, क्योंकि एतमाद का फुकदान पैदा हो चुका है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद आउट ऑफ द वे जाकर कह रहे हैं कि 2 दिन रुक जाओ। अवामी एक्शन कमेटी नहीं मानी। मेरा ख्याल है कि किसी और प्रोटेस्ट जो कि मुल्क में कहीं हो रही हो, PM ने ऐसी ऑफ़र्स किसी को नहीं की होंगी जो यहाँ पर की जाती हैं। वजह क्या है कि यहाँ लीडर नहीं अवाम बाहर आए होते हैं इसलिए, और अवाम का प्रेशर कुछ और होता है, और लीडर के लिए बाहर नहीं आए होते। तो उसके बावजूद 29 सितंबर का दिन आता है, एहतजाज शुरू होता है, और मुख्तलिफ़ लोकेशंस पर हमने देखा कि एहतजाज होता है। रावला कोट में होता है, भिंबर में होता है, और सबसे बड़ी जो रैली हमने देखी वो मुज़फ़्फ़राबाद के लाल चौक में थी। बताया गया 5000 के करीब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। अब हुआ ये कि दूसरी तरफ से जनाब जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो एक जमात है, उनके जो लीडर हैं राजा साकिब मजीद साहब, वो भी एक अमन मार्च निकाल देते हैं। अब एक तरफ से अमन मार्चेज़ हो रही हैं जो कि अवामी एक्शन कमेटी के एंटी ग्रुप है बेसिकली, और साथ साथ अवामी एक्शन कमेटी भी मार्च कर रही है। तो मसला ये हो गया कि नीलम ब्रिज के ऊपर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर शुरू हुआ, इंस्टिगेट हो गया। अब नीलम ब्रिज के ऊपर जो झड़पें हुई, उसमें दोनों पार्टियाँ एक दूसरे को एक्यूज़ कर रही हैं कि अनप्रोवोक्ड फायरिंग की गई है। यानी कि अवामी एक्शन कमेटी कहती है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों ने फ़ायर किया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी वालों ने फ़ायर किया। अब इसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन मौजूद क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरनेट तो 4 दिन से बंद है वहाँ पे, किसी किस्म के वहाँ पर इंटरनेट की सर्विसेज मौजूद नहीं हैं।
मोस्टली ब्लैकआउट है, तो इसी वजह से वेरीफाइबल नहीं है। बहरहाल जिस बंदे की डेथ हुई वो अवामी एक्शन कमेटी से उस साइड से प्रोटेस्ट करने के लिए आया था, मोहम्मद सुधीर नाम था उसका, और सीएमएच ने भी इसको कंफर्म किया कि गोली लगने से उसकी जान चली गई, जिससे प्रोटेस्टर्स मज़ीद इनरेज्ड हो गए, मज़ीद गुस्सा बढ़ा उनके अंदर और ज़ख्मियों की तादाद में भी इजाफ़ा हो गया। और साथ साथ ये सुनिए कि अनवारुल हक साहब जो कि वहाँ वज़ीर आज़म हैं आईपीपी से, इंडिपेंडेंट पेट्रियट पार्टी से, जो पहले पीटीआई में होते थे, वज़ीर आज़म का जो भाई है सानुल हक जो कि पीटीआई का हिस्सा है, वो भी भिंबर में रैली निकाल के एहतजाज कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर का भाई। तो ये भी आप आयरनी देख लीजिए ज़रा कि पीएम के भाई को भी राइट्स मांगने के लिए सड़क पे आना पड़ रहा है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है पीटीआई को। इसके साथ साथ मिसकंसेप्शन ये है कि शायद ये सारा, क्योंकि इंडियन रिपोर्टिंग हमेशा इन वाक़यात पे शुरू हो जाती है और वहाँ पर मैं देख रहा हूँ ख़बरें क्या लग रही हैं, रिबेलियन हो गया रियासत के ख़िलाफ़। हालांकि शौकत नवाज़ मीर जो अवामी एक्शन कमेटी के बड़े सेंट्रल लीडर हैं, वो ये कहते हैं कि हम किसी आइडियोलॉजी या इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं निकले, हम किसी फ़ौज के ख़िलाफ़ नहीं निकले, हम किसी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं निकले, हम किसी बयानिए के ख़िलाफ़ भी नहीं निकले, हम सिर्फ़ एक चीज़ के लिए निकले हैं और वो हैं आवाम के हुकूक। ये वो बातें हैं जो कि बाकी किसी पार्टी का लीडर तो यहाँ पे करता नहीं है, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ़ वोट को इज़्ज़त दो, हकीकी आज़ादी, पाकिस्तान खपे, बाकी सारा पाकिस्तान इन नारों के पीछे भाग के मरता है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ना हमें किसी इंस्टीट्यूशन से गर्ज़ है, ना किसी आइडियोलॉजी से, हमारे लोगों को हुकूक दे दो सिर्फ। अभी आपने जज करना है कितनी मेरिटोक्रेसी है इन सारी डिमांड्स में, कितनी नहीं है। तो इस पर अब वफाक के मौक़िफ़ की अगर बात की जाए तो वफाक का मौक़िफ़ ये है कि टैक्सेशन को अगर हम कम मज़ीद कर देंगे तो मसला ये है कि टोटल बजट जो एजेके का आता है वो 310 अरब रुपए है, उसमें से 153 बिलियन जो है वो तो कश्मीरी से ही कलेक्ट किया हुआ रेवेन्यू रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। बाकी 157 वफाक की तरफ से इमदाद के तौर, असिस्टेंस के तौर पे, सब्सिडी के तौर पे दी जाती है। बाकी 157 वफाक की तरफ से सब्सिडाइज़ किया जाता है। तो अगर ये आधा बजट जो आता ही टैक्सेशन से है उसको कम कर देंगे तो कश्मीर के ऊपर लगने वाले पैसे भी कम हो जाएंगे। लेकिन अवामी एक्शन कमेटी कहती है कि हमें अप्रोप्रिएट फ़ंड्स जो हैं वफाक की तरफ से देने चाहिए। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। और दूसरी चीज़ ये है कि करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन ये है कि अब एहतजाज को मज़ीद वसी करने की बातें की जा रही हैं, कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्टिंग भी होती है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे तीरा के अंदर वाक़या हुआ वहाँ भी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्टिंग है, यहाँ पर भी यही है। इसके अलावा जो हमें बेसिक डिमांड्स अगर उनकी हम बात कर लें तो उसमें वही है कि पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की बात हो रही है। उसमें ये कहा जा रहा है कि ये गंदम और ये बिजली, ये सारी चीज़ें बेशक हमें मिल भी गई, लेकिन जब तक हमारी लोकल रिप्रेजेंटेशन, लोकल एम्पावरमेंट नहीं होती, उन तमाम चीज़ों का फ़ायदा नहीं है और वो नेग्लिजिबल चीज़ें। अब ये आपने जज करना है कि ये डिमांड बहुत ही अनजस्ट है या नहीं है, क्योंकि पिछले साल इनको बहुत सी डिमांड्स को मीट किया गया, अब एहतजाज हो रहा है। इशू क्या है पाकिस्तान का, सिवाय पंजाब के, अर्बन सिंध के और अर्बन पख्तूनख्वा के, पूरे पाकिस्तान का एक ही मसला है और वो है पॉलिटिकल प्रोसेस की गैर मौजूदगी। एजेके के अंदर भी यही मसला है। जिन मिनिस्टर्स के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट हो रहा है, अब क्या वजह है कि डेडलॉक क्रिएट हो चुका है? ये वजह है कि इस बार ये एहतजाज जो है ना, ये जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है उसको खटक रहा है, क्योंकि ये एलीट प्रिविलेज ले जाने की और 12 सीटें छीनने की बात हो रही है। तो शहबाज शरीफ साहब से ज़्यादा मसला इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत को है इन मुतालिबात की वजह से, क्योंकि अनवारुल हक साहब हों और लोग हों, वो तो यही फ़ील करेंगे ना कि ये तो हमारे पर्स को पड़ने वाली बात है। तो अगर एलीट प्रिविलेज ख़त्म हो जाएगा तो मिनिस्ट्री लेने को तैयार कौन होगा भाई? क्योंकि वहाँ तो मिनिस्ट्री के पास इख्तियार तो है नहीं, जो सिर्फ़ गाड़ियाँ थीं, फ़्लाइटें थीं और बड़े बड़े घर थे इस्लामाबाद में, मुज़फ़्फ़राबाद में, उनका वो भी छीन लोगे तो फिर मिनिस्ट्री क्यों लेनी है हमने? क्या फ़ायदा उसका? कुछ भी नहीं। तो मसला इस वक्त ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वहाँ की हुकूमत का, जो कि आप सबको मालूम है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी की कमी है, वो इंश्योर करने की बात की जा रही है। अच्छा, एक्स फाटा के अंदर क्या होता है? वहाँ भी पॉलिटिकल प्रोसेस ना होने की वजह से मुज़ाकरात। क्या वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस से बैठ के एक्स फाटा में मुज़ाकरात करने पड़ते हैं लोगों को? बीच में पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं ही नहीं। सियासी
जो ढांचा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो प्रेशर सियासतदानों को लेना चाहिए था वो डायरेक्टली सिक्योरिटी फोर्सेस पे गिरता है वहाँ पे। गिलगित बल्तिस्तान की अवामी एक्शन कमेटी क्या करती है, वो भी यही कहती है कि जी रबर स्टैंप असम्बली है, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी को ताने दिए जाते हैं और कहा जाता है कि तुम्हारे पास भी कोई इख्तियार नहीं है। तो मसला ये है कि इस पॉलिटिकल प्रोसेस को लोकल एम्पावरमेंट से हमें ठीक करना पड़ेगा। ये सारी नेगोशिएशंस जो फेल हुई, मैं ये समझता हूँ जो भी वायलेंट एहतजाज करे, जो भी अमलाक को आग लगाए, जो भी सड़कों को तोड़े, जो भी किसी की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को गैर यकीनी कर दे, उसे अरेस्ट किया जाना चाहिए, चाहे वो अवामी एक्शन कमेटी से हो, चाहे वो किसी और जमात से हो, और चाहे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हो, या चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर लेजिटिमेट डिमांड्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर रह के अपनी असम्बली की एम्पावरमेंट की बात हो रही है तो उसको इंश्योर करना चाहिए। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो अगर ये बात कर रहे हैं, अवामी एक्शन कमेटी ये बात कर रही है कि यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं ये बैठ के हमें खा रहे हैं और देते हमें कुछ नहीं है, तो उनको इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ताकि लोगों का एतमाद बहाल हो। क्योंकि एतमाद बहाली के बगैर कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं करता। अमेरिका तक में नहीं करते। वहाँ भी कैपिटल हिल पे अटैक हो गया जब लोगों ने समझा कि इलेक्शन छीन लिया गया हमसे। तो बात यह है कि पॉलिटिकल प्रोसेस हमें वापस लेकर आना पड़ेगा, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो एक्स फाटा हो, चाहे वो ट्राइबल बलूचिस्तान हो, चाहे वो आज़ाद जम्मू कश्मीर क्यों ना हो। अगर हमारे पास सियासी ढांचा, सियासी इदारे, इंस्टीट्यूशंस मौजूद होंगे तो इस तरह के एहतजाज शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ तक बात क्यों पहुँचती है, झड़पों तक बात क्यों पहुँचती है? क्योंकि सियासी लोग सियासी तरीके से इन चीज़ों को डील नहीं करते, इसीलिए रेडिकलाइजेशन बढ़ती है। इसको रोकने के लिए हमें सियासी हल तलाश करना है और जो डिमांड्स कॉन्स्टिट्यूशनली या फिर जो इंसाफ पर मबनी फ़ैसलों से मीट की जा सकती है उसे करना चाहिए ताकि वहाँ के शहरियों की ज़िंदगी आसान हो सके और सबसे बड़ी जो वहाँ पर रेवेन्यू स्ट्रीम है टूरिज़म की वो बहाल हो सके। थैंक यू।